नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे संघीय न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि संघीय न्यायपालिका के बारे में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि अब तक कंपटीशन में पूछे गए हैं और विद्यार्थी आखिर क्यों गलती करता है इन कंपटीशन के प्रश्नों को सॉल्व कर पाने में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं संघीय न्यायपालिका। देखिए कि भारतीय संविधान के 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है और संघीय न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। संविधान की व्याख्या करना और संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है जो कि वर्तमान में दिल्ली में स्थापित है। भारत की संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या और कोई नहीं कर सकता। यदि हम ये बात करें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आप देख सकते हैं कि भारत में रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है और उस समय सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था या कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यदि अधिनियम के तहत कोई प्रश्न आता है तो आप उसे अधिनियम के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। अर्थात यदि प्रश्न इस प्रकार के से आए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो उत्तर होगा 31। लेकिन यदि प्रश्न को डिस्क्राइब यानी व्याख्यात्मक दिया जाए तो उसका उत्तर होगा एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 124 के तहत याद कर लें, नोट कर लें, पेन कॉपी लेकर के बैठे, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है, जो अधिकार है, कि जैसे कि हमने उस समय जो तब जब भारत का संविधान लिखा गया उस समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश 1 व 6, वर्तमान में 1 व 30। यदि इसी प्रकार हमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो वो जो शक्ति है, जो पावर है, वो केवल संसद के पास में होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बनने की योग्यता देखें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने की योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार उसने 5 वर्ष तक का काम किया हो और न्यायाधीश के रूप में भी वो 5 वर्ष तक का काम कर चुका हो, तब वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, कानूनवेत्ता होना चाहिए और उसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है उसे किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। किसी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 124 के अनुसार होती है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 124 के अनुसार उसकी नियुक्ति होती है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कार्यवाहक, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो वहां पर उससे जो जूनियर व्यक्ति है वो उसमें मुख्य न्यायाधीश तो होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति की जाएगी बाकायदा राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के परामर्श के आधार पर करता है। नोट कर लें, भारतीय संविधान में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, तदर्थ न्यायाधीश यानी एड हॉक न्यायाधीश जो कि कुछ अल्पकालीन व्यवस्था के लिए लगाए जाते हैं। इन एड हॉक यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जनपद और सत्र न्यायालय में भी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति तब की जाती है जब न्यायालय के किसी सत्र में न्यायाधीशों की कोरम गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल अंडरलाइन कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होगी, जब न्यायाधीशों की कोरम गणपूर्ति नहीं हो पाएगी उस समय। यदि न्यायाधीश से संबंधित हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जाने तो वो ये हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही करता है। बिल्कुल सही। जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट जज है, जस्टिस है, उसका जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है, यानी अंतिम 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से केवल कदाचार और असमर्थता, दोनों ही चीज अंडरलाइन करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार के आधार पर और असमर्थता दोनों को जब मिल जाए तभी 2/3 बहुमत संसद में लाया जाएगा, तभी उनको हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई चांस नहीं है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकें। केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा, वो भी तब जब 2/3 बहुमत संसद का उसको पारित कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाएगा, और वो भी 2/3 बहुमत प्रस्ताव जो कि संसद में लाया गया हो तभी हटाया जा सकता है। एक न्यायाधीश हुए थे, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति थे रामास्वामी, उनके खिलाफ सर्वप्रथम ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था सन 1993 में। लोकसभा में ही यह प्रस्ताव लाया गया था और यह प्रस्ताव असफल रहा और वो अपने पद पर बाकायदा सुरक्षित रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का यदि वेतन की बात करें तो वर्तमान में 2,80,000 रुपए मिलते हैं, जबकि जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपए मिलता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश ही काम करता है। मित्रों ध्यान रखें कि भारत के जो ऐसे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह खान जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने राष्ट्रपति का तभी पद संभाला था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद भारत में खाली थे। बिल्कुल कंसेप्ट पूर्ण बात। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में काम या वकालत नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक कामकाज की भाषा होती है वो केवल अंग्रेजी होती है, केवल अंग्रेजी में, इंग्लिश में ही काम होता है वहां पर। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों जैसी संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार रखती है, केवल अपने अधीनस्थ संस्थाओं का। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय साहब कह दे आरपीएससी का निरीक्षण कर दो, यूजीसी का निरीक्षण करने का अधिकार रखती हो, बिल्कुल भी अधिकार नहीं रखती। केवल अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने का अधिकार रखती है। देखिए ये जो चीज है परमादेश क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन में कि परमादेश क्या होता है, तो हम इसको समझ लें, एक लाइन के द्वारा हम समझाएं कि परमादेश, परम आदेश यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किए जाते हैं परमादेश। और दूसरा होता है अधिकार प्रत्यारेट या अधिकार प्रत्यारिट, जब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश जारी करे कि आप किसी प्राधिकार को रद्द कर दें, किसी अधिकार को रद्द कर दें, तो वह जो आदेश है, वह जो रिट है, उसे हम अधिकार प्रत्यारिट कहते हैं। अधिकार प्रत्यारिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी लोक पद को धारण करता है, जिसमें धारण करने का अधिकार उसे नहीं होता है। बिल्कुल अंडरलाइन
कि अधिकार परीक्षा रिट उसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाएगा जो किसी लोक पद को धारण करेगा लेकिन उसे धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लाभ का पद, ये जो लाभ का पद है, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि किसी पद के योग्य नहीं है लेकिन उसने उस पद पर जाकर के आसीन हो गया, तब उस समय अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाएगी कि आप इस लाभ के पद पर क्यों आसीन हुए हैं। यह लाभ का पद सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1964 में एक फैसले के दौरान इसको बताया गया था और तभी अधिकार परीक्षा रिट सर्वोच्च न्यायालय ने तभी से जारी की है, अधिकार परीक्षा रिट, कि लाभ के पद के फैसले के बाद भी अधिकार परीक्षा रिट को जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बहुत बड़ा या कहें बहुत प्रसिद्ध विवाद हुआ है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद। इस विवाद का जो मूल सिद्धांत है वो इसी बात को बताता है कि भारतीय संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद के तहत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर यदि अनुच्छेद 135 को भी मिला लिया जाए तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अर्थात अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ समझें कि हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया तो उसके विरुद्ध यदि अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पूछा गया है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद किससे संबंधित है। जब आप 134 ए प्लस 135 के साथ मिलाकर पढ़ें तब वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में शामिल की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की अंतिम शक्ति केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के पास होती है और यह उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारता शक्ति के अंतर्गत आती है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलें कि मूल अधिकारता शक्ति का अर्थ है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो जाए, जैसे कि कोई कावेरी नदी का विवाद हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, तो उस विवाद का अंतिम फैसला देने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, जिसे हम मूल अधिकारता के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को तभी परामर्श देता है जब राष्ट्रपति परामर्श लेना चाहे। एक खास बात और ये कि जो ये रिटायर हो जाते हैं ना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर हो जाएं तब ये या इन्हीं को केवल राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक खास विवाद और केशवानंद भारती विवाद, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या बात कही, उस केशवानंद भारती विवाद का सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती विवाद में दिया गया है। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की कई शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती विवाद इसी बात को दोहराता है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो आज हमने पढ़ा संविधान के बारे में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, आपको बहुत बेसिक फैक्ट जानकारी मिली हो सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, न्यायाधीशों से संबंधित, गोलकनाथ, पंजाब नाथ विवाद, केशवानंद भारती विवाद से संबंधित, तो प्लीज सब्सक्राइब करें शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। आप अपने YouTube सर्च में शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज लिखें और YouTube सर्च में सर्च कर लें और प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी यह वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।